हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसआईक्यू डेली करंट अफेयर सेशन। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक और टॉपिक के लास्ट में एक एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। अभी क्या है, रावी एंड ब्यास जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसका कार्यकाल एक एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये चर्चा में है। और हमारे प्रधानमंत्री अभी G7 शिखर सम्मेलन के जो 52वें समिट हुए हैं उसमें शामिल हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। इसके अलावा भासिनी और GEM के बीच एक MOU साइन हुआ है और उशुतु वायरस स्कॉटलैंड में अभी देखा गया है, इसलिए चर्चा में है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। अंतर्राज्यीय नदी विवाद ट्रिब्यूनल, पहले समझते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो केंद्र सरकार ने रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसका कार्यकाल एक एक साल के लिए एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने का वजह है कि ये जो दो ट्रिब्यूनल्स हैं इन्होंने अभी तक अपना फैसला नहीं सुना पाया और ना ही कोई रिपोर्ट जारी कर पाया, इसीलिए इसका कार्यकाल एक एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया है ताकि ये अपना कार्य पूरा कर सके। समझते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो दो या अधिक राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसी विवाद के निपटान के लिए केंद्र सरकार अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम एक्ट 1956 के तहत इसका गठन करती है। मतलब इसको समझिए, मान लो कोई नदी है, तो नदी जो होती है वो तो एक से अधिक राज्यों में बहती है, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक ही राज्य में सीमित रहेगी। कभी कभी एक राज्य में ही रह जाती है, कभी एक से अधिक राज्यों में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि जिन राज्यों में वो बह रही होती है उन राज्यों के बीच उसके जो जल होते हैं, वाटर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद हो जाता है। तो इसी विवाद के निपटाने के लिए केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल का गठन करती है। इस ट्रिब्यूनल का काम ही होता है उस नदी जल विवाद को निपटाना, उसके ऊपर फैसला सुनाना। ठीक है, इसका गठन किसके तहत किया जाता है? तो हमारे जो संविधान में आर्टिकल 262 है उसके अंतर्गत एक एक्ट का निर्माण किया गया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, यानी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का ये एक्ट है। इसी एक्ट के तहत इस ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है और इसका मुख्य काम होता है जिस चीज के लिए इसको बनाया गया है, मतलब उन राज्यों के बीच जो नदी जल के लेकर विवाद था उसी विवाद पे काम करना और उस पर फैसला सुनाना। ठीक है, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है, यानी अर्ध न्यायिक निकाय होता है। इसको समझिए कि ये अर्ध न्यायिक निकाय क्यों होता है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सब एक न्यायिक निकाय है क्योंकि ये पूरा का पूरा व्यवस्थित होता है। ठीक है, जबकि जो ट्रिब्यूनल्स होता है ये पूरा पूरा व्यवस्थित नहीं होता है, इसको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बनाया जाता है, एक्ट के तहत इसे बनाया जाता है, लेकिन इसके पास भी उतना ही पावर होता है जितना हाई कोर्ट के पास पावर होता है। डिफरेंस ये है कि हाई कोर्ट जो है ये मल्टीपल केसेस को देखता है और ये सिर्फ एक ही केस को देखता है जिसके लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इसके पास भी गवाही के लिए बुलाने का अधिकार होता है, इसके पास भी नोटिस भेजने का अधिकार होता है जैसे हाई कोर्ट के पास होता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक परंपरागत होता है, व्यवस्थित होता है, और ये व्यवस्थित नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये फैसला अपना सुना देता है ऑटोमेटिक ये विघटित हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। ठीक है, रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1986 में किया गया था। ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों के बीच रावी और ब्यास नदी के जो सरप्लस वाटर हैं उसके बंटवारे के बीच जो विवाद हो जाता है, जो विवाद है उसके निपटान के लिए इसको किया गया था। ठीक है, रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण का गठन 1986 में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच रावी और ब्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर जो विवाद है उसके निपटान के लिए किया गया था। ठीक उसी प्रकार 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल बंटवारे के विवाद को लेकर किया गया था। तो इस पे फैसला आ गया था और ये लागू भी हो गया था, लेकिन उसमें एक कंडीशन था कि उन्होंने ये कह रखा था, जो इस ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे थे उन्होंने कहा था कि इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और उन्होंने एक टाइम दिया था कि इसको 2000 के बाद, ठीक है, एक डेट दिया हुआ था, तो 2000 के बाद उन्होंने कहा था कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ जरूरतें बदल जाती हैं और सिचुएशन बदल जाता है। इसीलिए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और फिर 2004 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 का गठन किया गया। तब भी इसमें केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ही भागीदार थे और इसके बीच विवाद लगभग खत्म हो ही गया था। तब तक तेलंगाना अस्तित्व में आ गया 2014 में, और उसके बाद अब जो है ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ये केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जो विवाद है उसके लिए काम कर रहा है। इसके बीच कृष्णा नदी का जो जल बंटवारा है उसको लेकर विवाद चल रहा है, जिसके लिए ये काम कर रहा है। अगर हम वाटर की बात करें,
तो हमारे संविधान में इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची के स्टेट लिस्ट में रखा गया है। मतलब इसको समझिए, हमारा संविधान जो है ये राज्य और केंद्र के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 तरह का सूची बना के रखा है इन्होंने, ठीक है। एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो सब्जेक्ट इन्होंने स्टेट लिस्ट में डाल दिया उस पर पूरा का पूरा राइट स्टेट का होता है। जो सब्जेक्ट इन्होंने यूनियन लिस्ट में डाल दिया उस पर पूरा का पूरा राइट यूनियन का होता है। और जो सब्जेक्ट इन्होंने कॉन्करेंट में डाल दिया वो उस पर पूरा का पूरा राइट, उस पर इन दोनों का, यूनियन और सेंटर का राइट होता है। और जो सब्जेक्ट छूट गया था, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था कि भविष्य में ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली है जो कि वो अभी कवर नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, तो जो सब्जेक्ट छूट गया उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल व्यवस्था किया था और उन्होंने कहा था कि इस पे केवल और केवल केंद्र का अधिकार होगा। जैसे एआई, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब एआई नहीं था, तो वर्तमान में एआई एक ऐसा चीज है, इस पे केवल और केवल केंद्र काम कर सकता है, राज्य काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो स्टेट लिस्ट है उसके एंट्री 17 में वाटर को शामिल किया गया है, ठीक है। इसका यह भी मतलब है कि जो वाटर है इस पे पूरा का पूरा राइट स्टेट का होगा। मतलब पानी की आपूर्ति, उसका जो इरिगेशन की व्यवस्था करना, डैम का निर्माण करना, पानी की सप्लाई को देखना, मतलब पानी से रिलेटेड जितने भी काम होंगे सब के सब स्टेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए, वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें टोटल 8 अनुसूची था, टोटल 8 शेड्यूल था। बाद में संविधान में संशोधन करके 4 उसमें ऐड किया गया। तो जो 7th शेड्यूल है ये आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत स्टेट और यूनियन के बीच पावर का बंटवारा किया गया और इन्होंने 3 लिस्ट बनाया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इन्होंने जो वाटर है उसको स्टेट लिस्ट में रखा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये रावी एंड व्यास है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इसका गठन किया गया था, रावी एंड व्यास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल का, ठीक है। एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल को किस प्रकार का निकाय माना जाता है? यह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी अर्ध न्यायिक निकाय है। अगला टॉपिक है हमारा, अभी हमारे पीएम साहब को स्लोवाकिया के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, उससे सम्मानित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में स्लोवाकिया द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। इन्हें ये सम्मान 15 जून 2026 को दिया गया है और हमारे पीएम साहब के लिए ये 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के 33 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान से हमारे पीएम साहब को सम्मानित किया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास को अगर समझें, ये एक प्रकार का सम्मान है, स्लोवाकिया का ये सर्वोच्च राष्ट्रीय और नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत जब चेकोस्लोवाकिया का विघटन हुआ और स्लोवाकिया का निर्माण हुआ, उसके बाद 1 मार्च 1994 में इसका शुरुआत हुआ था। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति द्वारा इसे प्रदान किया जाता है और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा, यहाँ पे समझिए इसको, स्लोवाकिया के बारे में, ये स्लोवाकिया है, ठीक है। इसकी राजधानी ब्रतिस्लावा है। इसकी सीमा 5 देशों से लगती है, हंगरी, यूक्रेन, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया से। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, सेंट्रल यूरोप में ये आता है, ठीक है, समझ गए। इसकी सीमा पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य से लगती है। वर्तमान में जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो पीटर पेलेग्रिनी, इन्हीं के द्वारा अभी हमारे पीएम साहब को सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री वहाँ के रॉबर्ट पीको हैं। मुद्रा वहाँ का यूरो है और राजधानी ब्रतिस्लावा है। एमसीक्यू देख लेते हैं, स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस मुख्य रूप से किन्हें दिया जाता है? तो ये केवल विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, ठीक है, इसको समझिए, ये केवल विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। मतलब जैसे जो स्लोवाकिया के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं जैसे इंडिया, ठीक है, और जो अपने व्यवहार को विस्तार देते हैं, अपने रिलेशन को एक्सटेंड करते हैं, उसे ये सम्मानित करता है और केवल विदेशी नागरिकों को सम्मानित करता है। इस सम्मान से वो अपने देश के नागरिकों को सम्मानित नहीं करता इस सम्मान से, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा G7 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड। अभी क्या है कि G7 का 52वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। फ्रांस के एक शहर है एवियन लेस बैन, ठीक है, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसमें पार्टिसिपेट किया है, एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में इन्हें इनवाइट किया गया था। अगर हम G7 की बात करें तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ 7 होता है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें 6 देश थे, ठीक है। बाद में 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ और ये G7 बन गया। उसके बाद 1997 में इसमें रसिया शामिल हुआ और फिर ये G8 बन गया। हालांकि 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था तो इसी विवाद को लेकर
रसिया क्रीमिया विवाद को लेकर रसिया को इससे निलंबित कर दिया और फिर ये G7 बन गया। मतलब जब रसिया को इससे हटा दिया गया तो फिर टोटल इस ग्रुप में 7 कंट्री बचे, इसलिए ये फिर ये G7 बन गया। इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता जो है वो रोटेट कर रहा होता है। इसके जो 7 मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के बीच प्रत्येक साल रोटेट कर रहा होता है, हर वर्ष बदल जाती है, ठीक है। G7 समिट 2026 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन अभी 15 से 17 जून 2026 को किया गया और कहाँ पे किया गया? फ्रांस के एवियन लेस पेन में किया गया। इसका जो मेजबान कंट्री है वो फ्रांस ही है और इसकी अध्यक्षता भी इस बार फ्रांस ही कर रहा है। इस बार का प्रमुख विषय AI, व्यापार, यूक्रेन, ऊर्जा, वैश्विक ऋण और ग्लोबल साउथ रहा है। भारत G7 का सदस्य नहीं है लेकिन भारत G20 का सदस्य है, ठीक है। तो भारत जब G7 का सदस्य नहीं तो इसमें शामिल कैसे हुआ? तो भारत को एज अ गेस्ट कंट्री इसमें फ्रांस ने इनवाइट किया था और भारत टोटल 13 बार G7 समिट में शामिल हुआ है, जिसमें से लगातार 7वीं बार हमारे PM साहब इसमें अभी शामिल हुए हैं। G7 जो है इसमें टोटल डेवलप्ड कंट्री शामिल हैं, मतलब जितने भी इसमें देश शामिल हैं सबके सब विकसित देश हैं, जबकि जो G20 है इसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश शामिल है। जैसे इसमें इन 7 देशों के अलावे इंडिया भी शामिल है। आपको पता है इंडिया एक विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील देश है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जब 1975 में इसका गठन हुआ तो USA, फ्रांस, इटली, जर्मनी, UK और जापान इसका मेंबर था। उसके बाद 1976 में इसका कनाडा पार्ट हुआ। उसके बाद 1998 में रसिया इसमें शामिल हुआ और फिर 2014 में रसिया को इससे निलंबित कर दिया गया। पूरी दुनिया का जो 10% जनसंख्या, पूरी दुनिया का जितना जनसंख्या है उसका 10% ये G7 कंट्रीज के अंतर्गत आता है, लेकिन पूरी दुनिया का लगभग 30% GDP इसके पास है, ठीक है। जब भी G7 समिट होता है तो उसमें 1981 से लेकर अब तक जो यूरोपियन यूनियन है एज अ गेस्ट वो इसमें शामिल होता है। इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो अपने 7 मेंबर के बीच प्रत्येक साल रोटेट कर रहा होता है। जो G7 ग्रुप है इसका कोई ट्रीटी नहीं होता है, ठीक है, और इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा MCQ देख लेते हैं इसका पहले। तो वर्ष 2026 में आयोजित हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी फ्रांस कर रहा है। अगला टॉपिक हमारा भासेनी और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 15 जून 2026 को डिजिटल इंडिया, भासेनी डिवीजन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बीच एक MOU साइन हुआ है। इस MOU का उद्देश्य है कि जो भारत की सार्वजनिक खरीद प्रणाली यानी जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसको बहुभाषी बनाना, ताकि खरीदार और विक्रेता अपनी पसंदीदा भारतीय भाषा में GEM का उपयोग कर सके। मतलब इसको समझिए, जो भासेनी पोर्टल है, ठीक है, ये एक प्रकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे सरकार हमारे लिए हाईवे बनाती है, पुल बनाती है, रेलवे बनाती है, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी इसको यूज कर लेता है। वैसे ही हमारी सरकार जब इंटरनेट पर कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे UPI, ये क्या है? एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारी सरकार ने बनाया है, इसको कोई भी यूज कर लेता है, ठीक है। वैसे ही जो भासेनी है हमारी सरकार के द्वारा इंटरनेट पर बनाया गया एक पोर्टल है जिसे कोई भी यूज करता है, इसलिए ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो भासेनी है इसमें टोटल हमारे संविधान में जितने 22 भाषाओं को मेंशन किया गया है, आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, वे सभी 22 भाषाएं ये सपोर्ट कर रहा होता है। इसीलिए इस भासेनी को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ अभी जोड़ने का समझौता किया गया है, ताकि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इस पर जो भी सरकारी संगठन और सरकारी विभाग खरीदारी करते हैं वो इन 22 भाषाओं में खरीदारी कर सके। मतलब क्या है कि अभी तक ये अगर केवल हिंदी और इंग्लिश में काम कर रहा था तो जो बाकी भाषा जानने वाले लोग हैं वो इससे वंचित हो जा रहे थे। इसीलिए इसमें इन 22 भाषाओं को अब शामिल कर दिया गया, जिससे अब कोई इससे वंचित नहीं हो पाएगा और सारे के सारे जो सरकारी विभाग और संगठन है इसका यूज कर पाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इस पर जो खरीदारी है वो केवल सरकारी संगठन और सरकारी विभाग ही कर सकता है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। लेकिन जो बेचने का काम है इस पोर्टल पे वो कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, प्राइवेट एजेंसी कर सकता है, ठीक है। तो भासेनी क्या है? इसका मतलब भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया होता है। ये भारत की नेशनल लैंग्वेज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये AI आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका काम क्या है? स्पीच को टेक्स्ट में बदलना, टेक्स्ट को टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर देना, टेक्स्ट को स्पीच में बदलना और वॉइस बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कराना। इसमें टोटल 22 आधारिक भाषाएं सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है। अगर हम GEM की बात करें तो ये क्या है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, मतलब सार्वजनिक खरीद बिक्री का एक ये पोर्टल है, ठीक है। ये भासेनी है और ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस
एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो हाल ही में भासिनी ने बहुभाषी सार्वजनिक खरीद प्रणाली विकसित करने हेतु किसके साथ एमओयू किया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ किया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा उसूतू वायरस से रिलेटेड। तो अभी स्कॉटलैंड में पहली बार उसूतू वायरस का पता चला है, और ये जो वायरस है विशेषकर जो ब्लैक बर्ड्स होते हैं उसमें पाया जाता है, और ये मच्छरों के द्वारा काटने से फैलता है। समझिए इस चीज़ को, ये एक मच्छर जनित मतलब मॉस्किटो बॉर्न वायरस है, मच्छरों के काटने से फैलता है। ये एक तरह का जोनोटिक डिजीज है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। जोनोटिक डिजीज क्या होता है? जानवरों से इंसानों में फैलना, यानी वैसा जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो पक्षियों में तो रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये पक्षियों में रहता है और फिर मच्छरों के काटने से ये इंसानों में भी फैल जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये आपको पंछियों में ही दिखेगा। ये फ्लेवी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और डेंगू, येलो फीवर, वेस्ट नील वायरस, ये सब भी जो है ये फ्लेवी वायरस फैमिली से ही बिलोंग करता है। सबसे पहले 1959 में इसे दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था, पाया गया था, और तभी इसका नाम अफ्रीका के जो उसूतू रिवर हैं उसके नाम पर रखा गया। ये जो वायरस है क्लूएक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। मुख्य जो रिजर्वायर होता है इसका, मुख्य रिजर्वायर होस्ट, वो एक जंगली पक्षी होती है ब्लैक बर्ड कह के। मतलब ब्लैक बर्ड में ये आमतौर पर ये वायरस पाया जाता है, उसूतू वायरस, और फिर ये मच्छरों से फैलता है। अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड यूके का एक उत्तरी देश है। इसका मतलब क्या है? स्कॉटलैंड खुद भी एक देश है, जबकि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूके का एक उत्तरी देश है? तो इंटरनेशनल लेवल पे स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन चारों को मिलाकर केवल एक देश माना जाता है, यूके। ठीक है, ये जो चारों देश हैं इन सभी का जो आर्मी होता है, यानी जो सेना होता है, वो एक ही होता है, और यहाँ का जो विदेश नीति होता है वो एक ही होता है। इसलिए यूएन जैसी संस्था जो है इन चारों को मिलाकर एक ही देश मानता है, यूके। ठीक है, तो इसी यूके का पार्ट है स्कॉटलैंड। यूके के उत्तर वाले हिस्से में है ये, यूके के उत्तर में है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो एडिनबर्ग है, और लार्जेस्ट सिटी यहाँ का ग्लासगो है, और यहाँ की करेंसी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए एमसीक्यू को देख लेते हैं इसका। तो उसूतू वायरस मुख्यतः किसके द्वारा फैलता है? टिक्स के द्वारा, स्टैंडीफाई, क्लूएक्स मॉस्किटो, या टेस्टिस फ्लाई के द्वारा। तो ये क्लूएक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। ठीक है,